नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक प्रश्न से शुरू होती है। गर्मियों की छुट्टियों की सबसे बेहतरीन यादें कब की है, याद है? मुझे तो याद है। मुझे तो सिर्फ नानी के घर जाना पसंद था। क्या आप लोगों को भी वही पसंद है? आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरी सबसे पुरानी और सबसे सुहानी यादें नानी के घर की ही हैं। नानी के घर जाना, वहाँ लाड प्यार और बस खाना और घूमना और दोपहर को बहुत सारा हुड़दंग मचाना, ये मेरी सबसे फेवरेट यादों में से एक है। तो आज की कहानी बस वही नाना नानी दादा दादी की कहानी का नाम है एक दादा की आखिरी ख्वाहिश। देहरादून के छोटे से शहर पर मॉनसूनी बादल छाए हुए थे। उनकी परछाइयों पर एक पुराने बंगले की दीवारों पर नाच रही थी। अंदर अरविंद मिश्रा अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे थे। एक कंबल उनके कमजोर शरीर पर डाला हुआ था। कमरे में दवा की हल्की सी गंध फैली हुई थी, जो उनके कैंसर से चल रही लड़ाई की याद दिलाती थी। 70 साल के अरविंद ने एक लंबा और समृद्ध जीवन जिया था। वह सुमन के लिए एक प्यारे पति, 2 बेटों के लिए एक समर्पित पिता और अपने समुदाय में एक आदरणीय शिक्षक थे। लेकिन अब जब उनके दिन गिने चुने रह गए थे, उनके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, अपने पोते पोतियों से मिलना, जिनसे वह कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाए थे। लंबे समय से प्रतिष्ठित मिलन। अरविंद के बड़े बेटे राघव ने बेहतर अवसरों के लिए कई साल पहले कनाडा का रुख किया था। उनके छोटे बेटे आदित्य बेंगलुरु में रहकर टेक्नोलॉजी में करियर बना रहे थे। दोनों बेटों के अपने व्यस्त जिंदगी में उलझे हुए थे और कभी कभार माता पिता से मिलने आ जाते थे। जब डॉक्टर उन्हें अरविंद को बताया कि उनका कैंसर अभी आखिरी चरण पर पहुंच गया है, तो उन्होंने अपने बेटों से अपने परिवार के साथ घर आने की गुजारिश की। मैं अपने पोते पोतियों को देखने की ख्वाहिश रखता हूँ, इससे पहले कि मैं चला जाऊं, उन्होंने कहा। आवाज में गहरी तड़प और जल्दबाजी थी। सुमन ने ये बात अपने बेटों से बताई। खुद का दिल दुख और चिंता से भारी हो गया। राघव और आदित्य ने आने का वादा किया, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं उनकी योजनाओं में देरी कर रही थी। हर बीतता दिन अरविंद के लिए समय के खिलाफ एक लड़ाई जैसे था। अपनी कमजोरी के बावजूद अरविंद ने मिलने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने पुराने फोटो एल्बम निकाले। राघव और आदित्य के बचपन की तस्वीरें खोजने लगे। मैं ये सब अपने पोते पोतियों को दिखाना चाहता हूँ, उन्होंने सुमन से कहा। सुमन अपने आंसू को रोकते हुए उनके साथ घर सजाने में लगी रही। उन्होंने उनके पसंदीदा पकवान बनाए। हालांकि वह मुश्किल से खा सकते, फिर भी उन्होंने कहा, उन्हें यहाँ अपनापन का एहसास होना चाहिए, जैसे खुद से बात कर रही हो। अरविंद अपने शाम में अपने पोते पोतियों के लिए पत्र लिखने में बिताते रहे, ये सोचकर कि उनके जाने के बाद वह उनके साथ एक जुड़ाव छोड़ सके। जब वह बड़े होंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनका दादा कौन था, उन्होंने सुमन से कहा। आगमन। एक बरसाती दोपहर घर के बाहर कंकरों पर टायरों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। सुमन खिड़की की ओर दौड़ी। वो आ गए, उन्होंने खुशी से और उत्तेजना से कांपती आवाज में कहा। अरविंद ने खड़े होने की कोशिश की। उनके हाथ कुर्सी के हाथों में थमे हुए थे। सबसे पहले राघव अंदर आए, अपने 4 साल की बेटी आरव को गोद में लिए हुए। उनकी पत्नी पीछे पीछे 2 साल की बेटी मीरा को लेकर आई।
कुछ ही देर में आदित्य भी पहुंच गए, अपने 6 साल के जुड़वा बच्चे कियान और कृति को हाथ में पकड़े हुए। बच्चे पहले थोड़ा झिझके कमजोर बूढ़े आदमी को देखकर, जो उन्हें भरी हुई आंखों से देख रहे थे, लेकिन अरविंद की कोमल मुस्कान और मधुर आवाज से जल्दी वह उनकी झिझक दूर हो गई। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने हाथों को फैलाते हुए कहा। सबसे पहले आरव उनकी गोद में चढ़ा, फिर बाकी के बच्चे। कुछ देर के लिए कमरे में हंसी और बातें गूंजने लगी, वह आवाजें जिनकी अरविंद को लंबे समय से कमी महसूस हो रही थी। कहानियों का एक दिन। अगले कुछ दिनों में अरविंद ने अपने जीवन की कहानियां साझा की, कैसे उन्होंने सैकड़ों छात्रों को पढ़ाया, अपने युवा दिनों के रोमांच और अपने बेटों को पालने की छोटी छोटी खुशियां। उन्होंने बच्चों को अपने बगीचे दिखाए और उसमें आम के पेड़ की ओर इशारा किया, जिसमें उन्होंने राघव के जन्म पर लगाया था। बदले में बच्चों ने अपनी शरारतों से उनका मनोरंजन किया। मीरा ने नर्सरी राइम्स गाए, जबकि कियान और कृति ने उनके लिए चित्र बनाए। आरव ने जोर देकर उन्हें अपने खिलौने गाड़ियों का संग्रह दिखाया। एक शाम राघव ने अपने पिता के पास बैठे हुए कहा, पापा, हमें यहाँ आने में बहुत देर हो गई है, इसलिए हमें माफ कीजिए। उसने कहा, उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। अरविंद ने अपने कांपते हाथ से उसके हाथ को थामा। तुम अब यहाँ हो बेटा, बस यही मायने रखता है। एक शांत विदाई। मिलन के बाद अरविंद की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। अपनी आखिरी रात को उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाया, अपने पोते पोतियों के हाथ को थामा। उन्होंने दर्द के बावजूद मुस्कान दी। आप सबने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आपने मेरे आखिरी दिनों में प्यार और हंसी से भर दिया है। हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना और कभी दूरी को अपने दिलों में जगह मत देना। जैसे ही सुबह हुई, अरविंद ने अपनी आखिरी सांस ली। अपने परिवार के बीच घर में शौक का माहौल था, लेकिन साथ ही शांति का एहसास भी था। अरविंद ने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने के साथ एक दुनिया को अलविदा कहा। उनके दिल में केवल प्यार भरा हुआ था। प्यार की विरासत। अंतिम संस्कार के बाद राघव और आदित्य पहले से ही कई ज्यादा लंबे समय तक घर पर रुके। पोते पोतियों के बगीचे में खेलते रहे। उनकी हंसी हवा में गूंजती रही। सुमन ने वो पत्र निकाले जो अरविंद ने अपने पोते पोतियों के लिए लिखे थे और उन्हें बच्चों को दे दिया। यह उनके शब्द हैं, आपके लिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। आने वाले वर्षों में राघव और आदित्य ने सुमन से नियमित रूप से मिलने का वादा किया, अपने परिवारों को भी साथ लाते हुए। वह पुराना बंगला यादों का केंद्र बन गया, अरविंद के पूरे परिवार के प्रति अमिट प्यार का प्रतीक। अरविंद की गैर मौजूदगी में भी उनकी ख्वाहिश उनके परिवार को जोड़े रखने का माध्यम बन रही थी। उन्होंने ये सिखाते हुए कि प्यार, साथ और अपनों का साथ बिताए समय का एक महत्व अलग ही होता है। हमें आशा है आपको भी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।